अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन वन लर्नर विद वजीहा। आज हम इस वीडियो में फराडे सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वन सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज़ पास्ड थ्रू डिफरेंट सोल्यूशन, सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड विल बी डायरेक्टली रिलेटेड टू इक्विवेलेंट वेट। तो इसका क्या मतलब है कि जब सेम क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया जाएगा तो एलिमेंट का जितना वेट हमारे पास डिपॉजिट होगा, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो मैथमेटिकली हमारे पास क्या है, डिपॉजिटेड वेट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। ठीक हो गया। अगर हम दो एलिमेंट्स के वेट को कंपेयर करते हैं तो क्या करेंगे, W1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 एंड W2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक है, तो अगर इनको कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, बल्कि इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक दूसरे से, तो क्या आ जाएगा, W1 डिवाइड बाई W2 विल बी इक्वल टू E1 डिवाइड बाई E2। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, जिससे अगर हमारे पास ये इक्विवेलेंट रेट गिवन हो और हमें एक एलिमेंट का क्या फाइंड करना हो, डिपॉजिटेड वेट फाइंड करना हो, ठीक है, तो हम इससे इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कि हम एलिमेंट्स के, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स गिवन होंगे या कंपाउंड्स गिवन होंगे या आयंस गिवन होंगे, तो उनका हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम एसिड्स के लिए देखते हैं। सो फॉर एसिड्स हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू m डिवाइडेड बाय f। ठीक है, ये m जो है ये हमारे पास क्या है, हम इसको mm भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स मोलर मास। ठीक है, इसके क्या मतलब है, मोलर मास। और ये f जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स में, बेस में या एसिड्स में जो है ये वेरी करेगा। अब एसिड्स में ये f बेसिकली क्या है हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो f है ये क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ठीक हो गया। अब हम कुछ एसिड्स के इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर हम लेते हैं HCl, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय F फैक्टर, दैट इज़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर इसका मोलर मास हमारे पास क्या है, मोलर मास इसका है जी 36.5 और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, तो इसके क्या हो जाएगा 36.5 इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। अब अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 की, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू वही हमारे पास आ जाएगा मोलर मास। ठीक है, मोलर मास हमारे पास क्या है 98 और 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन्स है। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको अगर हम कैंसिल करें, इनको अगर हम डिवाइड करें या कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 49। तो 49 जो है वो H2SO4 का क्या होगा, इक्विवेलेंट मास होगा। अब हम बेसिस के लिए देखेंगे कि बेसिस के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं। सो फॉर बेसिस क्या फार्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH आइंस। ठीक है, OH नेगेटिव आइंस। अब अगर हम यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH, ठीक है, उसका हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, E विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH आइंस। सो हमारे पास इसका मोलर मास हमारे पास क्या है 40 और नंबर ऑफ OH आयन कितने हैं 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40 इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। अब अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, वो क्या है CaOH सेकंड ट्वाइस। ठीक है, तो इसका अगर हमने इक्विवेलेंट मास फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका भी मोलर मास लिखेंगे और नीचे OH नेगेटिव आयंस।
तो मोलर मास इसका कितना है 74 और 2 हमारे पास OH नेगेटिव आयन से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 37। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट मास होगा, वेट होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, साल्ट्स पे। ठीक है, अब हमारे पास साल्ट के लिए क्या फार्मूला यूज़ होता है, यहाँ पर हमारे पास E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें से कोई एक ही चीज़ हमने कंसिडर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास साल्ट है NaCl ना, तो उसका हमने फाइंड करना है, तो इसका मोलर मास लिखेंगे। मोलर मास इसका क्या है 58.5। अब हमने पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को देखना है, तो पॉजिटिव भी है क्या नेगेटिव भी है क्या, तो सिंपली हम नेगेटिव लोग को ले लेंगे, पॉजिटिव को तो 1 लिखेंगे। यहाँ पर क्या इसका आ जाएगा 58.5, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ MgCl2, तो उसका हम कैसे फाइंड करेंगे। MgCl2 का मोलर मास कितना होता है 119। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, Mg कितना है, ये पॉजिटिव है और Cl क्या है नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर Cl के कितने हैं -2 आइंस है ना, और यहाँ पर Mg के कितने हैं 1 है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव आयन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमने प्रेफरेंस नेगेटिव आयन को देनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, और अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 59.5, दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला है, दैट इज M मोलर मास डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन है हमारे पास, क्या है जी, उस रिएक्शन में हमने KMnO4 को कंसिडर करना है, दैट इज़ ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो उस रिएक्शन में ये हमारे पास MnO2 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पर KMnO4 में इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, तो MnO2 में हमारे पास इसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +4। ठीक है, तो अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो +7 माइनस इंटू +4, तो क्या आ जाएगा 7 - 4 विल बी इक्वल टू 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मोलर मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसका मोलर मास है हमारे पास 158 और हम इसको डिवाइड कर देंगे इस 3 के साथ, तो क्या आंसर हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 52.6 समथिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ठीक है, इसी तरह और भी जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट हुए, आपने उनका इसी तरह निकालना है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स के लिए कैसे निकाल सकते हैं उनका इक्विवेलेंट वेट, तो इसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है Cu+2। अब इसका हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका वही मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मोलर मास इसका क्या है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 32। अगर हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ आयरन Fe+3 फेरिक की। ठीक है, फेरिक आयन की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसके क्या मोलर मास है 56। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 18। अब हमारे पास MCQs है, certain amount of current liberate hydrogen 0.5 gram, so what copper mass are deposited if same amount of current pass। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
वही फार्मूला यूज़ करेंगे, W1 डिवाइड बाई W2। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, W ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई W ऑफ कॉपर इज़ इक्वल टू E ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई E ऑफ कॉपर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है जी, हाइड्रोजन का वेट गिवन है। ठीक है, और हमने कॉपर का जो मैस डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, इसका मैस डिपॉजिट गिवन है हाइड्रोजन का, और कॉपर का मैस डिपॉजिट हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए इक्विवेलेंट तो हमें फाइंड करनी आती है, तो वो इजीली फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर हम हाइड्रोजन का वेट डिपॉजिट लिख देंगे और यहाँ पर कॉपर का आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा जी, 1। ठीक है, आपको पहले मैंने भी बताया कि किस तरह निकालते हैं। ठीक है क्या, उसके बाद कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमने पहले निकाला था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.52 मल्टीप्लाई बाय 32। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आएगा जी, 16.12। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट डिपॉजिट ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।